नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अरविंद केजरीवाल और अब उनके बाद मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया है। यह भी कहा है कि उनके वकील भी इस मामले की जिरह के लिए उनकी अदालत के सामने पेश नहीं होंगे। एक न्यायिक संकट भी खड़ा हुआ है और यह सवाल भी खड़ा हुआ है कि क्या इस तरीके से अगर कोर्ट रिक्यूजल ना करे तो क्या इस तरीके से कहा जा सकता है कि इस कोर्ट से न्याय की उम्मीद नहीं है, लिहाजा हम इस कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। आशुतोष सर, नमस्कार। सर, नमस्कार। किस तरह से देखा जाए, पहले अरविंद केजरीवाल ने इनकार किया कि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश नहीं होंगे और अब खबर यह आई कि मनीष सिसोदिया ने भी चिट्ठी लिख दी है और ये कहा है कि उन्हें इस बात की कतई उम्मीद नहीं है कि उस कोर्ट से न्याय मिलेगा, तो वो उस कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे। देखिए विक्रांत, आपने तो मुझसे बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट कवर किया, जुडिशरी भी कवर किया, लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब आपने कवर किया है और बहुत लंबे समय तक कवर किया। आपका अनुभव मुझसे कहीं ज्यादा है। न्याय का तकाजा क्या होता है और हमारी जुडिशरी का जो फंडामेंटल क्या है। जुडिशरी का फंडामेंटल ये है कि दरअसल न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। ये तकाजा है जुडिशरी का। और अगर कहीं ये संदेह पैदा हो जाए कि न्याय नहीं हो रहा है, मैं ये किसी जज पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी के मन में ये संदेह पैदा हो जाए, ये लिटिगेंट्स के मन में संदेह पैदा हो जाए कि इस कोर्ट विशेष से मुझे न्याय नहीं मिलने वाला है, तो ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, उसकी क्रेडिबिलिटी पर गहरे सवाल खड़े हो जाते हैं। और ये शक पैदा हो रहा है कि दरअसल जो लिटिगेंट्स हैं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। यह सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के तहत अरविंद केजरीवाल ने पहले अदालत के सामने बहुत ये अपील पिटिशन दायर की कि दरअसल जो स्वर्णकांता जी हैं वो अपने आप को रिक्यूज करें। उन्होंने खुद उस पिटिशन को सुना और सुनने के बाद उन्होंने खुद ये तय कर दिया कि नहीं, वही इस पिटिशन को सुनेंगे। कायदे से तो मुझे लगता है कि अगर किसी जज के विवेक पर अगर कहीं सवाल खड़ा हो रहा है, उनकी न्यायप्रियता पर अगर कहीं सवाल खड़ा हो रहा है, तो न्याय का तकाजा ये कि उनको अपने आप को रिक्यूज कर लेना चाहिए। अब उसमें जो अजीबोगरीब स्थिति ये पैदा हो गई है कि खुद अरविंद केजरीवाल ने अदालत के अंदर ये बात कही। अब उसके बाद उन्होंने वीडियो भी एक बनाया है, साथ ही साथ उन्होंने 4 पेज की चिट्ठी भी लिखी है और उसमें इस बात का बाकायदा जिक्र किया है कि जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी हैं वो आरएसएस के समारोहों में गई हैं और वहां पे जाके एक बार नहीं कई बार गई हैं। और इस तरीके के भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं कि जहां जाके उन्होंने भाषण देते हुए ये कहा है कि दरअसल मैं जितनी बार आई उतनी बार हमारा प्रमोशन हुआ है। और इसके अलावा उनके 2 बेटों के ऊपर भी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो सरकार के पैनल पर हैं और उनको उम्मीद से ज्यादा प्रत्याशित तौर पर सरकार के केसेस भी उनको मिल रहे हैं। तो ये दोनों जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, एक कि उनकी जो विचारधारा है वो आरएसएस से मिलती जुलती है और वो उनके समारोह में जाकर उनकी तारीफ करती हैं, और साथ ही साथ वही विचारधारा इस वक्त वहां केंद्र के अंदर भी है और वही उनके खिलाफ मुकदमा भी लड़ रही है। और बेटों का जो सवाल पैदा हो गया है, तो एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरी तरफ लिटिगेंट्स के मन में यह संदेह पैदा हो रहा है क्योंकि ये जज महोदया वो आरएसएस से जुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं, इसलिए उनके साथ न्याय नहीं होगा। मेरा तो साफ तौर पे मानना है कि जज महोदया को फैसला करना चाहिए कि इस पूरे मसले पर मैं रिक्यूज नहीं करूंगी, लेकिन उसके बाद स्वतः वो उनको फैसला करने के बाद उनको ये कहना चाहिए कि मॉरल स्टैंड लेना चाहिए कि चूंकि आपके मेरे पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं खुद अपने आप को रिक्यूज कर ली हूं और मैं चीफ जस्टिस से ये गुजारिश करूंगी कि वो इस मसले को किसी और जज के या किसी और कोर्ट के सामने सामने पेश किया जाए। उससे स्वर्णकांता जी की अपनी डिग्निटी भी बची रहती और साथ ही साथ जुडिशरी का इकबाल भी बचा रहता। अब अगर मान लीजिए इस पूरे मसले पर पूरी ईमानदारी के साथ स्वर्णकांता जी जो केस की मेरिट है उसके आधार पर फैसला करती हैं और उस फैसले में अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अगर कहीं वो कन्विक्ट हो जाते हैं, तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे कि आउट ऑफ वेंजियंस या न्याय नहीं हुआ उनके सामने। तो उससे अंततः नुकसान किसको हुआ? अंततः उसका नुकसान तो जुडिशरी को ही होगा, अंततः उसका नुकसान तो स्वर्णकांता जी को ही होगा, क्योंकि कोई यह मानने के लिए तैयार नहीं होगा इन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया है। और
आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस पूरे मसले पर सूर्यकांता जी को खुद अपनी गरिमा के लिए और जुडिशरी की गरिमा के लिए अपने आप को रिक्यूज कर लेना चाहिए। और और इसमें रिक्यूज करने में किसी को नुकसान है, ना तो उनको नुकसान होगा ना जुडिशरी को नुकसान होगा। लेकिन अगर वो फैसले करेंगी, पूरी ईमानदारी के साथ फैसले करेंगी, और अगर वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाएगा तो लोग उनकी ईमानदारी पर तब भी शक करेंगे, और तब भी लोगों को यकीन नहीं होगा कि उन्होंने बिना किसी बायस के इसमें फैसला किया है। सर, रेक्यूजल की अर्जियां कोई ऐसा नहीं है कि कानून में पहली बार आई हो। हमने खूब देखा है कि रेक्यूजल की अर्जी आती है, और कोर्ट ने इस मामले में जो अपना फैसला दिया, दो जो बड़ी दलील रही अरविंद केजरीवाल की, एक उनके बच्चों को लेकर, उनके बेटे और बेटी दोनों को लेकर, और दूसरा जो आरएसएस के प्रोग्राम में गई, ये दो मेजर दलील थी। हालांकि 10 पॉइंट उन्होंने उठाए थे, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जब इसको खारिज किया तो उन्होंने कहा कि आप कोई सबूत नहीं दिखा पाए हैं कि मेरी प्रॉपर बायस आप साबित कर सके। अब बायस कैसे साबित की जा सके उसका तो अगर संदेह भी आ गया है किसी पिटिशनर या रिस्पोंडेंट के जहन में, तो वो उतना काफी होना चाहिए। और ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, तो आखिर फिर क्या क्या कारण लगते हैं कि एडामेंट इस मामले में दिखाई दे रहे हैं जज साहब की तरफ से भी कि वो इस केस से खुद को रिक्यूज नहीं करना चाहती? देखिए, अब ये तो जस्टिस स्वर्णकांता जी बता पाएंगे कि दरअसल वो क्यों एडमंट है इस पूरे मसले पे। लेकिन एक चीज जो हमें समझनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिनसे हम लोगों की मुलाकात होती है रिटायरमेंट के बाद, और वो उनकी उनका उनका एक सामाजिक वो होता है, एक सामाजिक दायरा होता है। वो जब जज होते हाई कोर्ट के स्तर पे हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के स्तर पे हो, या सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर हो, तो अमूमन वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के फंक्शन में जाने से अपने आप को रोकते हैं, उनसे घुलना मिलना बिल्कुल नहीं रखते हैं। और ये बात मुझे लगता है कि जब आप आरएसएस की उसमें जा रही हैं, कल मान लीजिए अगर कोई जज ऐसा हुआ जो कांग्रेस की किसी सभा में जाता हुआ दिखाई पड़े, तब क्या प्रतिक्रिया होगी? या समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में जाता हुआ दिखाई पड़े, तब क्या प्रतिक्रिया होगी? आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज थे जो अभी रिटायर किए, शेखर यादव, जो दरअसल विश्व हिंदू परिषद के एक उस कार्यक्रम में गए थे, और उनके खिलाफ बाकायदा इंपीचमेंट मोशन भी पार्लियामेंट के अंदर लाया गया था। तो प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि मैंने कहा कि पंच परमेश्वर जो उस कुर्सी पर जो बैठा हुआ है, उसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह नहीं कि वो न्यायप्रिय है, उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि न्यायप्रिय होते हुए दिखे भी, उसके ऊपर कहीं किसी तरीके का कोई आरोप न लगे। एक पुरानी कहावत है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, कि राजा तो राजा, उनकी पत्नी भी के ऊपर भी संदेह नहीं होना चाहिए। और हमारे तो परंपरा में साफ तौर पे कहा गया, भगवान राम ने मां सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, क्योंकि, और ये जानते हुए भी कि वो पवित्र पावन है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी रियाया उनकी जनता के मन में एक संदेह पैदा हो गया था, या उन्होंने संदेह खड़ा कर दिया था। तो मेरा कहना यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक इस देश के एक बड़े नेता हैं, वो दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पंजाब के अंदर भी जो सरकार चल रही है उसका, उस पार्टी का नेतृत्व भी वो करते हैं। तो अगर उनके मन में संदेह है कि भाई उनको न्याय नहीं मिलेगा, तो मुझे यह लगता है कि इसको जिद का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिद अगर होगी तो उससे जुडिशरी को नुकसान होगा, न्यायपालिका को नुकसान होगा। और मेरी तो अपनी व्यक्तिगत राय यह है कि इस पूरे मसले पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको एक क्लियर गाइडलाइंस देनी चाहिए। और ये कोई रिक्यूजन का मसला कोई नया नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आज आप रिक्यूज करेंगे तो हर आदमी इस तरीके से करने लगेगा। देखिए, इसमें आज की तारीख में उनके पास स्वर्णकांता जी के पास 3 विकल्प उपलब्ध है। या तो खुद रिक्यूज कर ले, मुझे लगता नहीं कि वो रिक्यूज करेंगी। अब वो किसी को एमिकस क्यूरी नियुक्त कर दे कि भाई फला लिटिगेंट हमारे सामने पेश नहीं हो रहा, इसलिए आप इसकी तरफ से केस लड़िए। वो कितनी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाएगी। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल, उनका वकील वहां पे मौजूद नहीं है, और वो एमिकस क्यूरी, या फिर अब आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप नॉन बेलेबल वारंट करिए कि आप पेश होइए। अगर आप अदालत में नहीं पेश हो रहे तो हम आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट करते हैं। और मान लीजिए नॉन बेलेबल वारंट को भी अगर वो नहीं करते हैं, ओब्लाइज नहीं करते हैं, और वो कहते हैं ठीक है आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, तो ये जो विवाद खड़ा होगा, उस विवाद से फायदा किसको हो रहा? अरविंद केजरीवाल एक पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं कि इसके माध्यम से वो लोगों के बीच में एक मैसेज दे रहे हैं,
अपने वोटर के मन में मैसेज देने के मैं ईमानदार हूं लेकिन मेरे साथ बेईमानी हो सकती है या मुझे फंसाया जा सकता है जानबूझ करके, ये जो संदेश जाएगा, ये संदेश जुडिशरी के हक में नहीं है। अरविंद केजरीवाल पॉलिटिशियन है, जस्टिस स्वर्णकांता जी पॉलिटिशियन नहीं है, तो अरविंद को इसमें दोनों ही तरीकों से फायदा है। राजनीतिक तौर पर मैं फायदे की बात कर रहा हूं, लेकिन स्वर्णकांता जी को या जुडिशरी को या जज को यह देखना चाहिए कि क्या न्याय जो वो करने जा रहे हैं क्या उस पर लोग यकीन करेंगे या यकीन नहीं करेंगे। और मैं अगर पूरी ईमानदारी से कोई फैसला करती या करता हूं और उसके बावजूद भी अगर उसमें लोगों को संदेह लगता है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लिटिगेंट्स को ये समझाने की कोशिश करूं कि ईमानदारी से फैसला करूंगी या करूंगा। और अगर मैं समझाने में नाकामयाब हूं तो मैं चाहूंगा या मैं चाहूंगी कि मैं उस कोर्ट से हट जाऊं और किसी और को वो केस दे दिया जाए। बिल्कुल सर, और 44 को जज भी हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। और जो आपने सीता मैया की बात की, वो बात मनीष सिसोदिया के वकील संजय हेगड़े ने कोर्ट में उठाई भी थी कि सीता मैया को भी परीक्षा देनी पड़ी थी। सर, मैं प्रशांत भूषण जी का एक जो अभी कल उनका ट्वीट आया उसकी एक लाइन पर जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। उन्होंने ये लिखा कि प्रशांत भूषण की सर अरविंद केजरीवाल के साथ जिस तरीके के संबंध है वो अलग बात है, लेकिन प्रशांत भूषण जी की जो न्यायिक समझ है उस पर सवाल उठाना थोड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने लिखा है कि अनडाउटेडली इन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस ही हैज ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस। आई वुड से हिज एप्रीहेंशन इज जस्टिफाइड। यानी वो पूरी तरीके से मान रहे हैं। इन्होंने, हालांकि प्रशांत जी ने पहले भी लिखा था कि जो तथ्य दिए गए हैं वो बायस की तरफ इशारा करते हैं। तो सर, क्या लगता है कि इस तरह के मामलों में अब देश में एक नई बहस भी शुरू हो सकती है? क्योंकि बहुत से ऐसे जज हैं, ये जज स्वर्णकांता शर्मा ने भी ये बोला अपने फैसले में कि अगर जजिस के बच्चों पर सवाल उठने लगे तो बहुत से जजों के बच्चे काम कर रहे हैं, जजों के बच्चे सरकारी वकील भी हैं, उन पर भी सवाल उठने लगेंगे। तो लगता है कि एक बड़ी न्यायिक बहस भी इस मुद्दे से उठ सकती है। सर, आप म्यूट हो गए। जुडिशरी की जिम्मेदारी ये नहीं है कि इस जज की के बेटा या परिवार के लोग कहां वकालत करते हैं। जुडिशरी की जिम्मेदारी यह है कि उसका जो इकबाल है, उसकी जो गरिमा है उसको ठेस ना पहुंचे। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश, मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट में अगर कोई जज है, जैसा कि स्वर्णकांता जी जज है, और उसी हाई कोर्ट में अगर उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, तो ये क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल है। कानून में शायद इसके लिए कोई रास्ता ना हो, लेकिन ये प्रश्न उठेगा लिटिगेंट्स के मन में कि भाई जिस सुप्रीम कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट में उनकी मां एक या उनके पिताजी वरिष्ठ जज हैं, तो वैसे में अगर उनका ही बेटा अगर वहां पे वकालत करेगा तो वो जो कहते हैं ना अंकल जजेस या आंटी जजेस, वो सवाल तो वहां रहेगा और मजबूती के साथ वो सवाल रहेगा। तो न्याय का तकाजा यह है कि या तो जज महोदय या महोदया ये तय कर लें कि भाई उनको न्याय के साथ रहना है या अपने परिवार के साथ रहना है। अगर उनको लगता है उनके परिवार के साथ रहना है तो फिर उनको इस्तीफा देकर अपने घर चले जाना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि न्याय के साथ रहना है तो अपने परिवार के लोगों से कह देना चाहिए कि भाई आप इस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते जहां मैं हूं, या फिर वो तबादला करा के वो बंबई चले जाए या कहीं और चले जाए या किसी और हाई कोर्ट में चले जाए। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, बहुत सारी चीजें ये होती हैं कि वो कन्वेंशन से चलती हैं, ट्रेडिशन के साथ से चलती हैं। कानूनी तौर पर तो किसी को कोई किसी के ऊपर ये प्रतिबंध नहीं लगा कि भाई उनके परिवार का बेटा या बेटी या परिवार के लोग यहां प्रैक्टिस कर सकते हैं, कर नहीं सकते, सिवाय उनकी अपनी कोर्ट में। बाकी कहीं भी कर सकते हैं अगर कानूनी तौर पर देखें। लेकिन अगर अंकल जजेस और अंकल आंटी का अगर सवाल खड़ा होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रश्न रहेगा। इसलिए न्याय का तकाजा ये है, और न्याय और सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी का प्रश्न ये कैसा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आप हाई कोर्ट के कॉरिडोर में चले जाएंगे, आप आप डिस्ट्रिक्ट जजेस की कॉरिडोर में जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में जाएंगे, आपको एक नहीं 100 लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे अरे यहां तो केसेस फिक्स होते हैं, फला केस फला जज के पास ही जाता है या फला बेंच के पास ही जाता है। ये बहुत ही ये एक ऐसा सीक्रेट है जो सबको मालूम है। हाँ, या फला वकील ही रिलीफ दिलवा पाएगा। हाँ, या फला वकील ही रिलीफ दिला पाएगा। वहां कानून
का प्रश्न नहीं खड़ा होता। वहां यह खड़ा होता है कि ये केस है तो ये फला बेंच पर ही जाएगा। तो लोग ये सवाल खड़ा करेंगे कि अरविंद केजरीवाल का ये मसला स्वर्णकांता शर्मा जी के बेंच पर क्यों गया। ये सवाल है वहां पे। हाईकोर्ट में कोई बोलेगा नहीं, कोई वकील इसको खुलकर नहीं कहेगा, लेकिन आप फुसफुस अगर आप सुनेंगे तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही जाएगी। ये जस्टिस स्वर्णकांता जी की अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, अपनी गरिमा के लिए भी ये ठीक बात नहीं है। मैं उनका पूरा सम्मान के साथ इस बात कर रहा हूं। और तो और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 2017 में दीपक मिश्रा जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उसी सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और वो सवाल क्या था? सवाल यही था कि केसेस बेंच को लेके फिक्स होते हैं। यही तो सवाल था। बिल्कुल मेजर भाई कुछ खास तरीके के केसेस कुछ खास तरीके के बेंच में जाती है, और जब उस बेंच में जाती है तो उन खास लोगों को रिलीफ मिलती है। यही तो प्रश्न था। भारत के इतिहास में पहली बार तो नहीं हुआ था। तो जब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज, जिनमें से एक आगे चलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने, रंजन गोगोई, मदन लोकुर, जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस कुरियन, यही तो 4 लोग थे। इसमें जस्टिस रंजन गोगोई बाद में चीफ जस्टिस भी बने और राज्यसभा में नॉमिनेटेड भी हुए। लेकिन जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कुरियन की क्रेडिबिलिटी पर तो किसी को शक नहीं है, उनकी ईमानदारी पर तो किसी को शक नहीं है। तो अगर भारत के 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाध्य हो जाए और यह कहें कि आज से 20 साल के बाद जब इतिहास पलटकर देखता तो हम कम से कम यह कहने की स्थिति में होते जब भारत के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित नहीं था तब हमने अपनी आवाज बुलंद की थी। याद है ना आपको अच्छी तरीके से? बिल्कुल याद है सर। तो जो बात सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज आज से 8 साल 9 साल पहले कह चुके हैं, तब से तो गंगा में बहुत पानी बह चुका है, यमुना में भी बहुत पानी बह चुका है। तब से तो सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हुई है, बहुत कम हुई है। मुझे ये कहते हुए तकलीफ हो रही है, लेकिन वो क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। कुछ जजेस के बारे में तो साफ तौर पे कहा जाता है कि दरअसल ये सरकार को फायदा पहुंचाते हैं और रिटायरमेंट के बाद के पदों के लोभ में आकर या डर की वजह से ये फैसले करते हैं। ये आप सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो लोग जजेस का नाम ले लेके आपको बता देंगे कि ये है। तो मेरा प्रश्न इसी बात को लेकर ये है, मैं यहां जस्टिस स्वर्णकांता जी की क्रेडिबिलिटी पर किसी तरीके का कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं पूरी तरीके से मानता हूं, बहुत ही ईमानदार जज है वो और बिना किसी दबाव में फैसले करती हैं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जैसे शख्स को यह लगता है कि उनके कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो उनको न्याय नहीं मिलेगा, तो न्याय का तकाजा यह है कि वो इस मसले से अपने आप को दूर कर ले। सर ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें अगर किसी हाई कोर्ट में किसी जज के बच्चे प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो वो वहां से अपना ट्रांसफर या अपना चेंज करने को कहते हैं, या फिर अपने बच्चों को कहते हैं कि आप यहां से ना करें। अतुल श्रीधरन इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े निष्पक्ष और उनकी छवि बेहद ही ईमानदार की, अभी पिछले दिनों उनका ट्रांसफर भी हुआ एक ऐसे मसले पर जिस पर सवाल भी खूब उठे। वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जब थे तो उनकी बेटी प्रैक्टिस शुरू करने वाली थी इंदौर बेंच में, तो उन्होंने कहा कि अब मैं मध्य प्रदेश से ट्रांसफर ले लूंगा, यानी बच्ची के प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ही उन्होंने ट्रांसफर अपना मांग लिया था कि मेरा यहां से ट्रांसफर कर दिया जाए। और यहां तो अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह रहे हैं, भाई तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है और सबसे भारत के इतिहास में शायद सबसे पावरफुल सॉलिसिटर जनरल होंगे, लगातार पिछले 12 साल से सॉलिसिटर जनरल है। वो दरअसल सरकार की आंख कान है, सरकार जो बोलना चाहती है वो बोलते हैं, सरकार जो सुनना चाहती है वो वही सुनाते हैं। तो वो केसेस बड़ी संख्या में अगर जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटों को मिल रहा है और अप्रत्याशित तौर पर मिल रहा है और फिर उसका एक रेम्यूनरेशन उनको मिल रहा है, तो फिर ये सवाल तो खड़ा होगा। और अगर कोई ये सवाल खड़ा कर रहा है, उसके मन में अगर संदेह पैदा हो रहा है, तो इसके लिए आप उस व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो मैं इसके लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो टेंडेंसी कि आज अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया ने जो शुरुआत की है, मुझे डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ट्रेंड सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए और लोग खुलेआम कहने लगे कि मुझे इन जज महोदया के कोर्ट में या बेंच से न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी अपनी एक अलग तरीके की विचारधारा है।
अगर वैसा हुआ तो भारत की जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? और वैसे भी सब जानते हैं कि जब इमरजेंसी लगी हुई थी, जब इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल थी, तब जजेस का क्या हाल था। और उनमें से एक शख्स जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, लंबे समय तक वहां पे रहे, शायद लॉन्गेस्ट उनका टेन्योर था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था बाद में रिटायरमेंट के बाद कि हम सब जब जज लोग डर गए थे। तो प्रश्न इसी बात को लेकर है कि अगर हमें इस मुल्क से प्यार है, अगर हमें इस देश की जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी से मोहब्बत है, तो तकाजा यह कहता है कि आपके ऊपर यह आरोप नहीं लगा है, ये जुडिशरी के ऊपर आरोप लगा है, तो उसको रेस्टोर करने की और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को उन्हीं की भाषा में नैतिक तौर से जवाब देने की जिम्मेदारी भी आपकी है। और नैतिकता का जवाब नैतिकता से ही होता है, और नैतिकता यह कहती है कि उनको बहुत शालीनता के साथ, गरिमा के साथ इस केस से अपने आप को हटा लेना चाहिए। सर, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अचानक एक ट्वीट सामने आया बार एंड बेंच का, अभी कुछ देर पहले का। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिक्यूजेस फ्रॉम हरसेल्फ ए प्ली filed by Congress MP Karthi Chidambaram seeking quashing of CBI case over alleged Diageo Scotland bribery। यानी कि स्वर्ण कांता शर्मा जी एक केस से अभी अभी रिक्यूज हुई हैं, तो इसमें कोई अलग चीज भी नहीं है। सर, इसमें रास्ता कैसे निकलेगा, कौन निकालेगा? क्या न्यायपालिका के भीतर से निकलना चाहिए? कैसे निकलेगा, कैसे रास्ता? क्योंकि सवाल इससे पूरे न्यायिक प्रक्रिया पर भी उठ रहे हैं ना। मैंने कहा कि जो चीज अभी तक फुसफुसाहट के तौर पर चल रही है, जो बात भारत के 4 बड़े सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात कही थी, वो एक बड़े ज्वालामुखी में तब्दील हो जाए, उससे पहले भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पर इंटरवीन करके एक स्पष्ट गाइडलाइन बनानी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने एक रास्ता खोल दिया, अब हर कोई जज जो है वो, हर कोई लिटिगेंट कहने लगे कि मुझे इन जज महोदय में भरोसा नहीं है। मैं इसमें बिल्कुल यकीन नहीं करता। बिल्कुल, उससे स्थिति भी बहुत वो हो जाएगी, अजीब हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान की कोलिजियम या पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जितने 36 के 36 जजेस सब बैठ के कलेक्टिव तरीके से एक फैसला करने कि भाई ये हाई कोर्ट के जजेस को लेकर ये गाइडलाइंस हैं, उनके और उनके परिवारों को लेकर, कि हम में से कोई भी जज जब तक इस कुर्सी पर बैठा है रिटायरमेंट के पहले तक किसी भी राजनीतिक दल के या किसी भी ऐसे संगठन के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिसकी कोई राजनीतिक मंशा है या जिसके ऊपर राजनीतिक तौर पर चीजों को प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं। हमारे अपने परिवार का कोई भी व्यक्ति उस अदालत में या उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां हम खुद नियुक्त हैं। इस तरीके की गाइडलाइंस अगर बना देंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे एक रास्ता निकलेगा। और ये जो इवेंट, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट भारत की जो जुडिशरी है, उसकी गरिमा है, उसको वापस भी लेकर आएगा और एक नजीर भी लोगों के सामने रखी जाएगी। और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को आगे शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। सर, एक अंतिम सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, हालांकि वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो 7 सांसद गए हैं बीजेपी में, उनको लेकर राज्यसभा सचिवालय से आदेश जारी हो गया है, उनको बीजेपी लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि अब ये मामला भी अदालतों में उलझेगा क्योंकि उसको लेकर एक क्लैरिटी नहीं है। तो क्या क्या लगता है सर, ये जल्दबाजी में लिस्ट में शामिल कर लिया गया है या अभी इसमें पूरा कानूनी खेल होना बाकी है? क्योंकि कई कानूनी जानकार इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो दरअसल ये इन 7 सांसदों को एक संरक्षण दिया गया है, क्योंकि मामला तो अदालत में जाएगा ही जाएगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि यहां हिंदुस्तान की अदालत में जब मामला जाता है तो 2 से 3 साल तक ऐसे मसले तो लटक जाते हैं। तब तक टेन्योर पूरा हो जाता है। तब तक टेन्योर पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद आप कुछ भी करिए, इससे क्या फर्क पड़ने वाला। और आपने देखा कि किस तरीके से जब शिवसेना टूटी 2/3 बहुमत के साथ, तो आपने पूरी की पूरी शिवसेना आपने शिंदे को सौंप दी, पूरी की पूरी एनसीपी आपने किसको सौंप दी? अजीत पवार को सौंप दी, पूरी पार्टी आपने सौंप दी। जबकि जो विभाजन हुआ था वो विभाजन लेजिस्लेचर पार्टी में हुआ था, मूल पार्टी में नहीं हुआ था। और इसीलिए आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आया था तो उन्होंने विप
हाँ। जारी करने के अधिकार को मूल पार्टी से जोड़ा था, लेजिस्लेचर पार्टी से नहीं जोड़ा था, क्योंकि नियुक्त कौन करेगा? हाँ। नियुक्त करने का काम पार्टी का अध्यक्ष, जो पार्टी है बिल्कुल वही तो तय करेगी ना वही कि भाई तय कौन करेगा। लेजिस्लेचर पार्टी का नेता कौन होगा, कौन विप होगा, ये तो मूल पार्टी तय करेगी। तो अगर मूल पार्टी तय करेगी तो असली पार्टी में अगर 2/3 का विभाजन नहीं होता है तो असली पार्टी तो रहेगी, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी हाईजैक कर ली गई। तो यहां तो अभी पार्टी हाईजैक नहीं हुई है, यहां तो अभी कम से कम यही कह दिया गया है कि ये लेजिस्लेचर पार्टी यही असली पार्टी है और इसका मर्जर हो गया बस। अरविंद केजरीवाल शुक्र मनाए कि अभी उनकी पार्टी हाईजैक नहीं हुई, उनका सिंबल फ्रीज नहीं हुआ है अभी तक। हाँ। और यहां अजीबोगरीब स्थिति इसलिए है क्योंकि जिस पार्टी के बारे में आप कह रहे हैं कि वो मर्जर हुए, देखिए हमारे यहां जो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है हाँ। वो किसी ग्रुप को रिकॉग्नाइज नहीं करता। हाँ बिल्कुल सही बात। 2/3 से पार्टी टूटती है, जो टूटती है वो मूल पार्टी होती है और उसका मर्जर होता है। यही तो सिद्धांत है ना। हाँ। अगर यही सिद्धांत है तो उस पार्टी की तो सरकार पंजाब के अंदर है, 92 विधायक वहां पे हैं। हाँ। तो वो असली पार्टी हुई, या यह कह दें कि जो पंजाब की जो सरकार है वो राघव चड्ढा और संदीप पाठक की पार्टी है। हाँ। तो ये जो फैसला उपराष्ट्रपति महोदय ने वाइस चेयरमैन के तौर पर किया है या चेयरमैन के तौर पर किया है, ये कानूनी तौर पर स्टैंड नहीं करेगा, लेकिन तब तक पानी इतना बह जाएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। और कल कपिल सिब्बल इस बारे में बता भी रहे थे सर कि मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन जब तक ये सब अदालत में होगा, वो भी उनकी भी यही राय थी कि ये कानूनी रूप से वैध नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन जब तक ये निपटारा कोर्ट से होगा तब तक टेन्योर पूरा होके अगले राज्यसभा सांसद भी आ चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशु बिल्कुल। सर, आप हमारे साथ जुड़े। विक्रांत जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत पहले जी। की बात है। विद्याचरण शुक्ला, हाँ जो आपको याद होगा कि वो जी कांग्रेस के बिल्कुल। बड़े नेता हाँ। थे और चंद्रशेखर जी की पार्टी में शामिल हो गए और फिर विदेश मंत्री भी बन गए। हाँ। उनके खिलाफ अदालत जो चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप था। 1996 में उनके इलेक्शन को नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया। तब तक वो आराम से एमपी भी रहे, मिनिस्टर भी रहे और उस फैसले का कोई मतलब नहीं कोई था। मतलब नहीं तो ये बचा। हमारा सिस्टम है, ये हाँ। दरअसल ये हमारा ऐसा जुडिशियल सिस्टम है जिसके बारे में अब क्या कहें, भगवान ही हाँ। बेहतर जानता है इसको। इसी के साथ चलाना पड़ेगा काम। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष सर, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए।